अगर लोगों की मैरिज डिलेड है या एज डिफरेंस आ रहा है या इंटर कास्ट या इंटर रिलीजन मैरिज हैं, तो ये भी क्या हमें कुंडली से दिख जाती हैं? देखिए, आपने यहाँ पर 2 चीज़ें करी हैं। एक तो ऐज की बात करी, किस ऐज में जाके मतलब हमारी मैरिज हो रही है। और आज के अगर हम दौर में देखें, आजकल के समय में देखें कि मॉडर्न टाइम में लोग लिव इन में भी रह रहे हैं, रिलेशन भी हैं, कमिटेड भी हैं और फिर शादी का भी प्रेशर दिया जा रहा है। तो आज के समय पे अगर नॉर्मल एज देखें तो 28-30 नॉर्मल हो गई है अब के समय में, आज के समय पे देखा जाए। लेकिन ज्योतिषीय अगर कारण से हम बात करें तो देख सकते हैं मंगल जो है, कई बार अगर मांगलिक कुंडली हो तो 28 के बाद कहा जाता है कि कहीं न कहीं 28 के बाद शादी के योग बन जाते हैं। और शनि क्या है, शनि कई बार 30 प्लस करवा देता है, 32 करवा देता है। यही राहु भी करवा सकता है, राहु बैठा है या राहु देख रहा है 7th हाउस को, तो ये भी उतना डिले करवा देगा। जबकि अगर शुभ ग्रह, जो कि मैंने आपको बताया, पूर्ण चंद्रमा बैठा है, पूर्ण चंद्रमा 7th हाउस को कहीं से देख ले, जुपिटर देख ले, वीनस देख ले, बुध देख ले, क्योंकि इन सब की साइड तो एक ही होती है, मून की हो गई, सन की हो गई, शुक्र की हो गई, बुध की हो गई, जबकि गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5th, 7th और 9th। तो गुरु कहीं से भी बैठ के 7th हाउस को देख ले, 11th में बैठेगा तो देख लेगा, लग्न में बैठेगा तो देख लेगा, 3rd हाउस में बैठेगा तो देख लेगा, तो भी काम बन जाता है, जल्दी शादी हो जाती है। मतलब कह सकते हैं 25-26 में योग बन जाता है शादी का। मंगलिक योग है, क्रूर ग्रह की दृष्टि है, तब थोड़ा सा विलंब हो जाता है। अब दूसरा पॉइंट जो कि इंटर रिलीजन का आता है, इंटर कास्ट का आता है, कि हमारी कास्ट में नहीं शादी हो पा रही है या फिर एज डिफरेंस भी आ रहा है। आप देख रहे हैं कि कई बार क्या हो रहा है कि लड़का जो है कम एज का और लड़की ज़्यादा एज की है, या फिर एज डिफरेंस माइनर की जगह मेजर हो जाता है, 8-10 साल का भी गैप कह सकते हैं। तो ये क्यों होता है? ये 2 कारण से हो सकता है। एक तो राहु के कारण, राहु बेसिकली क्या कराता है, इंटर कास्ट मैरिज राहु कराता है, या इंटर कास्ट रिलेशन हो रहा है तो राहु का इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। 5th हाउस का लॉर्ड और 7th हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है? कंजंक्शन है, युति है, राशि परिवर्तन हो रहा है, चंद्रमा से भी देखना चाहिए। और उसके बाद ये भी देखना चाहिए केतु की दशा तो नहीं चल रही। कई बार अगर केतु पीड़ित हो जाए, गुरु पीड़ित हो जाए, नवमेश हमारा खराब हो जाए, क्योंकि 9th हाउस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भाग्य का है और बिना भाग्य के कोई भी चीज़ आपकी अच्छी चल नहीं सकती है। 9th हाउस हमारा धर्म का है, तो धर्म को पीड़ित होना पड़ेगा, क्योंकि धर्म तो ये कहता है कि आप जिस वर्ण के उसी वर्ण में विवाह करें। अगर आप इंटर कास्ट जा रहे हैं, नहीं, आप धर्म के विरुद्ध जा रहे हैं कहीं ना कहीं, तो 9th हाउस के लॉर्ड को पीड़ित होना पड़ेगा, तब आप जाके इंटर कास्ट जा सकते हैं। और इसी यही के सेम कंडीशन इंटर रिलीजन में भी लग जाएगी। तो ये ज्योतिषी कारण होते हैं जिससे आप इंटर कास्ट और इंटर रिलीजन जा सकते हैं। आपने भाग्य की बात करी। शादी के बाद क्या भाग्य उदय हो सकता है? मतलब स्पाउस के आने की वजह से आपको कुछ बेनिफिट्स मिलने लगे अपनी लाइफ में, आप राइज करने लगे, या उल्टा हो जाए, आपका डाउनफॉल शुरू हो जाए, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए, दोनों की एनर्जी, मैंने आपको जैसा कि बताया कि मंगल मांगलिक हो तो एनर्जी सामने वाला कई बार बेयर नहीं कर पाता है, सहन नहीं कर पाता है। इसीलिए मांगलिक दोष मिलाकर ही शादी करी जाती है। उसके अलावा जैसे कि भाग्य की बात करी, तो हाँ, एक का भाग्य दूसरे के भाग्य से कई जगह अटैच होता है। कई बार आपने देखा होगा, सुना भी होगा, आजकल के टाइम पर भी आप देख रहे हैं कि कोई इतना ग्रो नहीं कर पा रहा, उसकी ग्रोथ इतनी नहीं हो रही, लेकिन शादी के बाद अचानक से ग्रोथ हो गई। या आपने देखा होगा, उसका पहले टाइम बहुत अच्छा था शादी के पहले, शादी के बाद एकदम से डाउनफॉल होने लगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं क्योंकि विवाह जो है, देखिए हमारे यहाँ जो शादी है, विवाह है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये इसे संस्कार कहते हैं। ये पाणी ग्रहण संस्कार कहलाता है। तो संस्कार का हमारे जीवन में बड़ा महत्व होता है। 16 संस्कारों में इसका स्थान है पाणी ग्रहण संस्कार का। तो मैरिज का बहुत बड़ा स्थान होता है। तो जैसा कि हम कह सकते हैं, भाग्य का ज्योतिषी कारण क्या है कि 9th हाउस जो होता है वो हमारा फॉर्चून का होता है, भाग्य का। 7th हाउस मैरिज का होता है। जो असेंडेंट है वो हम तो खुद ही हैं। तो क्या इनका कहीं से कंजंक्शन हो रहा है, योग हो रहा है, या एक दूसरे की राशि में बैठ रहे हैं, एक दूसरे के हाउस में बैठ रहे हैं? यही हम मून से भी देख सकते हैं, यही हम लग्न कुंडली से भी देख सकते हैं। तो हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं हमारा भाग्य उदय सामने वाले के माध्यम से हो रहा है। लेकिन अगर यही राहु के साथ, केतु के साथ हमारा 9th हाउस का लॉर्ड बैठ जाए, पीड़ित हो जाए, तो कह सकते हैं हाँ, थोड़ा सा उसमें प्रभाव कम होगा। सपोज एक एग्जाम्पल देता हूँ कि सिंह लगन की कुंडली है। सिंह लगन में हमारा 9th हाउस का लॉर्ड हुआ मंगल। तो मंगल अब 7th हाउस में बैठा है, पत्नी के घर में बैठा है, जबकि कुंभ राशि का मंगल उतना फेवरेबल नहीं कहा जा सकता, और मांगलिक भी कुंडली हो गई और काफ़ी मांगलिक हो गई। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे गुरु की कंडीशन अच्छी है, सिंह लगन है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पति के लिए यहाँ पर पत्नी का जो रोल है वो काफ़ी भाग्योदय कारक होगा। यानी शादी के बाद पति का भाग्योदय होगा। आजकल लोग बिना शादी के भी साथ रहते हैं, लिव इन में रहते हैं, तब भी क्या इस तरह के बेनिफिशियल इफेक्ट्स मिल सकते हैं? मैरिज एक क्या है, पाणी ग्रहण संस्कार है, और संस्कार में मंत्रों का प्रयोग होता है। कहीं ना कहीं हमारा मन आपकी एनर्जी से इंटरेक्ट होगा ही होगा। जब एनर्जी इंटरेक्ट होगी तभी वो इफेक्ट दिखाएगी, वरना इफेक्ट नहीं दिखा सकती। ऐसे तो आप कह सकते हैं, आपने फादर से भी इंटरेक्ट करते हैं, और जनरल अगर आप कहीं वर्किंग में जा रहे हैं, या आप स्कूल में हैं, कहीं भी हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, टीनेजर हैं, किसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो इंटरेक्ट में क्या आपका भाग्योदय होने लगा, अप डाउन होने लगा? ऐसा नहीं होता है। कहने का मतलब उसी तरह आप लिव इन में रह रहे हो किसी के साथ, जैसे आप फैमिली में रह रहे हो, तो वो तो इफेक्ट नॉर्मली ना। लेकिन शादी का जो इफेक्ट होता है वो बेसिकली एक हाउस है ज्योतिष में,
7th हाउस है और 9th हाउस है, ये इंटरेक्शन किसी से हो रहा है। तो लिव इन में तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, रिलेशन में तो एक फ्रेंड भी तो हो गया वो आपके लिए, तो फ्रेंड का हाउस अलग हो गया, लेकिन पत्नी का हाउस या पति का हाउस वो अलग है। तो ये नहीं कह सकते हैं कि लिव इन में रहने के बाद भाग्योदय हो ही जाएगा, इसके लिए प्रॉपर मैरिज है, पाणिग्रहण संस्कार है। तो जैसे समय बदलता है, दशाएं बदलती हैं, गोचर में परिवर्तन होते हैं, चेंजेस आते हैं, तो इसका रिलेशनशिप पे किस तरह से इफेक्ट पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको कारक बताया, कारक ग्रह बताया और ग्रहों का आपको कारकत्व बताया कि किस ग्रह से प्रेम उत्पन्न होता है। अब जैसे किस दशा में आप किसी से इंटरेक्ट कर रहे हो पहली बार, कई बार आपने देखा होगा या सुना होगा कि एक अर्ली एज में आप किसी से मिले, फिर काफ़ी सालों बाद आप उससे मिलते हो, बीच की दशाएं आपकी गैप में आ गई। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कई बार जो जिस दशा में आप उससे मिले उसका लॉर्ड जो है वो किसका फ्रेंड है, वो किसका मित्र है, उस दशा में आपको मिलवा दिया, या वो कहाँ पर बैठा हुआ है, इसका भी इफेक्ट पड़ता है। तो कौन सी दशा चल रही है, जैसे राहु की दशा हो गई, सबसे बड़ी दशा मैं आपको बताता हूँ शुक्र की दशा, इसका जो टाइम पीरियड होता है 20 साल का होता है। फिर शनि आ गया, सैटर्न का 19 साल होता है, राहु का 18 होता है, बुध का 17 हो गया, गुरु का 16 हो गया, ऐसे कर करके। तो राहु और चंद्रमा का 10 साल हो गया, सूर्य का 6 हो गया, ऐसे कर करके हमारी जो दशाएं, केतु मंगल 7-7 हो गए। तो ये जो दशाएं चल रही हैं एक टाइम पीरियड में चल रहे हैं, ये सब जो टाइम पीरियड जो 3-4 प्लैनेट हो गए बड़े, जैसे राहु हो गया 18 और शुक्र हो गया 20, इसमें अगर किसी से इंटरेक्शन होता है तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि हाँ एक लॉन्ग इंटरेक्शन होगा और रिलेशनशिप को आप एक नेक्स्ट स्टेज पर ले जा सकते हो, मैरिज पर ले जा सकते हो। अब शुक्र में हो रहा है तो आपके बर्थ चार्ट में शुक्र की कंडीशन क्या है, अगर वो फेवरेबल है तो आप ऐसे ही पार्टनर से इंटरेक्ट करोगे, ऐसी पर्सन से इंटरेक्ट करोगे जो आपकी चीज़ों को समझेगा, अट्रैक्टिव होगा, आपकी भावनाओं की कद्र करेगा। तो हाँ बिल्कुल दशाओं का इम्पैक्ट पड़ता है। अब जैसे आप किसी से राहु की दशा में इंटरेक्ट करते हैं तो राहु की क्या है, राहु कहाँ बैठा है, क्या वो 5th हाउस को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं राहु क्या है, एक एरोगेंस है अलग टाइप का, एक क्या है छलावा है, और क्या है माया है। माया को ही राहु कहा जाता है क्योंकि शैडो प्लैनेट है। तो शैडो का मतलब क्या होता है, जहाँ पे प्रकाश आया शैडो खत्म। तो राहु अगर आपको कुछ देगा भी तो अपनी दशा के अंत होते होते वो छीन लेता है। तो बेसिकली जो मैं ये कह सकता हूँ कि राहु की दशा जब भी चले, आप किसी से इंटरेक्ट करते हैं और राहु की दशा खत्म होने के बाद वो इंटरेक्शन आपका एंड हो जाएगा, चाहे वो रिलेशनशिप हो। और अगर राहु की दशा में मैरिज हो रही है तो ये पाया जाता है कि कई बार वो अच्छी नहीं चल रही है, अगर बृहस्पति या शुक्र, जुपिटर या वीनस की कंडीशन अच्छी नहीं है तो बर्थ चार्ट में। एक क्वेश्चन मुझे आ रहा है, थोड़ा सा मैं पीछे जाना चाहूँगा। ये आपने डिवोर्स की बात की थी, अगर किसी कुंडली में डिवोर्स या सेपरेशन का योग है और उसकी दोबारा शादी होती है, वो योग तो फिर भी कुंडली में है, तो क्या उसका फिर से डिवोर्स हो जाएगा? बिल्कुल आपकी सही बात है। देखिए कई बार ये होता है कि हमने 7th हाउस देखा मैरिज के लिए, इसमें कई बार ये कहा जाता है कि सेकंड मैरिज को हम 9th हाउस से भी देखते हैं, तो हाउस बदल जाता है। अब कई बार ये होता है कि कई इसमें रेमेडीज़ भी होती हैं। सपोज किसी आपने एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करा और आपको दिख रहा है कि हमारे बीच नहीं बने, हम लोग रिलेशन में उसको नेक्स्ट स्टेज पर ले जाना चाहते हैं मैरिज पर, और हमारी सामने पार्टनर से नहीं बन रही है, तो क्या हम इसको उस स्टेज पर ले जाएँ? और डाइवोर्स तो नहीं हो जाएगा, डाइवोर्स तो नहीं हो जाएगा, हमको डर रहता है कि कहीं हम लोग अलग ना हो जाएँ। तो अगर वो योग हमको दिख रहा है तो रेमेडी के द्वारा उसको कम कराया जा सकता है कि डाइवोर्स या सेपरेशन ना हो। लेकिन अगर आपने जो कंडीशन रखी कि डाइवोर्स हो चुका है, अब वो सेकंड मैरिज की तरफ देख रहा है, तो क्या वो योग बदलेगा तो नहीं, क्योंकि बर्थ चार्ट में एज इट इज़ है जी। तो कन्वर्ट तो होगा नहीं। तो फिर क्या करेंगे? लेकिन वो भाव तो बदल गया ना, अब 9th हाउस की कंडीशन देखूंगा। लेकिन कई बार ये भी होता है कि एक ही विवाह का योग, एक ही विवाह विच्छेद का योग होता है, तो अगर वो कट चुका है या वो खत्म हो चुका है फिर विवाह विच्छेद नहीं होता है, सामान्य शादी चल जाती है। तो अमन जी एक चीज़ बताइए, ऐसा भी देखा गया है कि स्टेबल रिलेशनशिप के बाद भी लोग रिलेशनशिप में बोर हो जाते हैं, उनको डिटैचमेंट शुरू हो जाता है, या कहें कि एक तरह से विरक्ति हो जाती है, तो ये इसका एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न क्या हो सकता है और ऐसा क्यों हो जाता है? बिल्कुल, जैसा कि मैंने गौरव जी आपको पहले बताया है कि आप देख सकते हैं जो हमारे प्लैनेट्स हैं, इसमें 7 मेन हो गए और 2 शैडो प्लैनेट हो गए, और इसके अलावा भी जैसे कि मैंने आपको बताया दशाएं भी इस पर इम्पैक्ट करती हैं। वो बोर क्यों हो रहा है, ये डिपेंड करता है योग पर। ज्योतिष में एक योग होता है प्रवज्या योग, जिसे संन्यास योग भी कहा जाता है। अब संन्यास का मतलब ये नहीं है वो घर छोड़ के चला जाएगा, कहने का तात्पर्य वो विरक्ति के प्रधान होता है, विरक्त प्रधान होता है, या ये कह सकते हैं वो अलग जीना चाहेगा। जैसे मैरिज हो भी गई फिर भी वो उसका मूड अलग रहेगा, वो अकेला जीना पसंद करेगा, एकाकी होगा कहीं ना कहीं। तो ये योग यदि कुंडली में लगा है, और इसमें भी आप देखेंगे कि जो 2 शैडो प्लैनेट हैं उनसे ये योग नहीं बनता है, यानी 4 मेन प्लैनेट को हम इंक्लूड करेंगे फ्रॉम सन टू सैटर्न, राहु केतु को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि शैडो प्लैनेट है, तो इनको इंक्लूड नहीं करते हैं। ये योग अगर आपकी कुंडली में लगा है, बर्थ चार्ट में कहीं बैठा है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ वो थोड़ा अलग रहेगा। क्योंकि अगर आप गृहस्थ जीवन में है और आपका पाणी ग्रहण संस्कार हुआ यानी मैरिज हुई है, तो बेसिकली क्या होता है कि हमारी ये एक्सपेक्टेशन होती है फ्रॉम 28 to 30 में अगर मैरिज हो रही है, तो 40 से 50 या 50 बेसिकली मान सकते हैं कि हम उन मोमेंट्स को या उस लाइफ को एंजॉय करें।
तो हम नहीं चाहते कि ऐसा कोई मूड स्विंग हो जाए या हम लोग अलग रहने लगें। तो ये तो हर पार्टनर की एक नीड होती है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो ज्योतिषी रीज़न ये है कि उसमें कहीं ना कहीं ये योग बन रहा होगा। और अगर उसका मूड स्विंग हो रहा है या वो बोर हो रहा है तो हम देखेंगे कि कहीं चंद्रमा तो नहीं पीड़ित है। चंद्रमा कैसे पीड़ित होगा? जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। इसमें भी सार्ध सप्तमी होती है। सार्ध सप्तमी का मतलब 15 तिथियां हैं, तो उसमें जो हमारी सार्ध सप्तमी नहीं, सप्तमी और उसका आधा भाग, एक तिथि का आधा भाग, इससे 4 पार्ट में डिवाइड हो गया चंद्रमा। एक में क्योंकि अमावस्या में चंद्रमा होता ही नहीं है और पूर्णिमा में पूर्ण चंद्रमा होता है, तो उसका मन कैसा है ये भी देखना पड़ेगा ना, कि चंद्रमा कुंडली में कैसा बैठा हुआ है। राहु केतु से पीड़ित तो नहीं है, शनि या मंगल या किसी क्रूर ग्रह की या पाप ग्रह की दृष्टि तो नहीं। क्रूर तो सूर्य ही हो गया हमारा, और सूर्य के साथ स्वयं बैठ जाए तो अमावस्या का निर्माण है। पूर्णिमा में बैठ जाए, जैसा कि हम देखते हैं कि पूर्णिमा पे अमावस्या पे हमारा मूड स्विंग बहुत होता है, क्योंकि ज्वार भाटे उठते हैं, और जो मन है वो हमारा जल तत्व है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो जल तत्व प्रधान है कह सकते हैं। तो चंद्रमा मन का कारक भी कहा गया है। हमारे मन को तुरंत वो एक जगह पे स्थिर नहीं रहने देता है। तो अगर कुंडली में कहीं ना कहीं ऐसे योग बन रहे हैं तो उसकी रेमेडी करके उसको शांत करना चाहिए और देख लेना चाहिए कि सामने वाले पार्टनर भी ये चीज़ है। तो आपने रेमेडीज़ की बात करी, तो एक आखिरी क्वेश्चन आज का, कि ये जो प्रॉब्लम्स तो हमने सारे डिस्कस कर ली, समझ लिया कि एस्ट्रोलॉजी से, कुंडली से कैसे देखा सकता है, इनका क्या रेमेडियल उपाय हो सकता है? कैसे लोग आपको अप्रोच करके ये जान सकते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं? क्या कोई मंत्रों से उपचार हो सकता है? किस तरह से आप हेल्प कर सकते हैं? देखिए, हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में, तंत्रों में भी बेसिकली बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, मंत्र बताए गए हैं। जो 5th हाउस होता है वो मंत्र का भी होता है, रिलेशन का भी है, चाइल्ड का भी है, और कह सकते हैं हमारे ज्ञान का, नॉलेज का भी है, फेम का भी है। तो 5th हाउस का कोई भी चीज़ होगी, कोई भी थिंग होगी, अगर वो अप होगी तो सारी अप होंगी, डाउन होगी तो फिर सारी डाउन होंगी। तो जो मंत्र होता है, कहीं ना कहीं अगर वो मेरे सामने कोई आ रहा है, किसी भी दैवज्ञ के सामने, एस्ट्रोलॉजर के सामने कोई जा रहा है, तो उसको ये देखना पड़ेगा कि मंत्र शक्ति होती क्या है। तो मंत्र क्या होता है? किसी ना किसी देवता का होता है। आजकल सोशल प्लेटफॉर्म पे आप देख सकते हैं बहुत सारे मंत्र हैं और लोग उसको करने लगते हैं, ये गलत तरीका है। और जो 5th हाउस होता है, कहीं ना कहीं हमारे संप्रदायों को भी बता देता है, क्योंकि ज्योतिषी जो होगा, एस्ट्रोलॉजर होगा, उसकी खुद की साधना कितनी है। पंच संप्रदाय हमारे शास्त्रों में कहे गए हैं। सौर जो सूर्य की उपासना करते हैं, शैव जो भगवान शिव की उपासना करते हैं, वैष्णव जो भगवान विष्णु की उपासना करते हैं, शाक्त जो भगवती देवी के उपासक होते हैं, और गणपत्य जो स्वयं गणपति की आराधना करते हैं। और इसके अतिरिक्त संध्या का भी बल होता है, तो गायत्री भी पढ़नी पड़ती है। तो कह सकते हैं इन सब के बाद जब कोई मंत्र आपको देता है और आप उसके बाद उस रेमेडी को, उस इंडिविजुअल पर्टिकुलर रेमेडी को अपने लिए करते हैं, तब उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है। क्योंकि जो मंत्र होता है, देवता सदैव मंत्र के अधीन होता है, और मंत्र जो होता है वो उस दैवज्ञ के, उस ज्योतिषी के, उस ब्राह्मण के अधीन होता है। तो उसकी व्यक्तिगत साधना कैसी है, वो किस संप्रदाय का है, वो किस देवता का मंत्र दे रहा है, किस रेमेडी के लिए, किस प्रॉब्लम के लिए कोई रेमेडी सजेस्ट कर रहा है, तो इसका इफेक्ट बहुत पड़ता है। तो आप कि जब भी जीवन में कोई समस्या आए, कोई प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप हो, मैरिज का हो, करियर का हो, कोई इशू हो, तो आप सोशल प्लेटफॉर्म से ऐसे डायरेक्ट रेमेडी को मत करिए। एक इंडिविजुअल पर्टिकुलर एस्ट्रोलॉजर से मिलिए, इंटरेक्ट करिए। वो आपकी कहीं ना कहीं चीज़ों को देखेगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसके हिसाब से, अपनी साधना के हिसाब से आपको मंत्र देगा, स्तोत्र देगा, रेमेडी बताएगा, तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। तो धन्यवाद अमन जी। आई होप हमारे यूज़र्स को आपसे बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी और वो एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को, अपनी प्रॉब्लम्स का समझ पाए होंगे। आपका ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण नारायण। अगर आप अमन जी से कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप पर जा सकते हैं। अगर आप उनके साथ एक अपॉइंटमेंट बुक करके कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@superastrologer.com पे, या नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद म्यूटो स्टूडियो हमारे वीडियोग्राफी पार्टनर बनने के लिए।